हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जिसने भी भाई अभी तक सिस्टम मेक्स हिम टू मच रिच के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे यार, वो जाके एक बार देखो यार। क्या कर रहे हो तुम? जाके देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आज हम उसके आगे की स्टोरी के बारे में कवर करेंगे। आगे हमें दिखाया जाता है भाई हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे हमारा सन भाई एप्पल छील रहा होता है अपनी मॉम के लिए और उन्हें काट के दे रहा होता है छील के। और तभी वहाँ पे एक डॉक्टर की एंट्री होती है, जो कि उसकी मॉम मतलब सन से बोल रहा था कि अब तुम्हारी मॉम की सर्जरी काफ़ी अच्छे से हो गई है और उनके जो हालात है वो भी दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं। इसलिए अब मैंने उनकी डिस्चार्ज का अरेंजमेंट कर दिया है। अब वो डिस्चार्ज होने वाली है जल्दी, तो तुम तैयारी कर लो उन्हें वहाँ से निकलने की। पर हमारा सन भाई जब ये सुनता है तो भाई उससे गुस्सा आने लगता है और वो डॉक्टर से बोलता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी अभी तो मेरी मॉम की सर्जरी हुई है, अभी तो उनका रिकवरी पीरियड शुरू ही हुआ है और तुम उन्हें डिस्चार्ज करने की बातें कर रहे हो। मैं पूरा का पूरा बिल पेमेंट करता रहा हूँ हॉस्पिटल का, पूरा का पूरा बिल पेमेंट करता रहा हूँ हॉस्पिटल का, और वैसे भी मैं पूरा का पूरा हॉस्पिटल का बिल भरने वाला हूँ। तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अभी मेरी मॉम यहीं पे रहेगी और जब तक उनकी पूरी रिकवरी नहीं हो जाती। और डॉक्टर को भी भाई गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आखिरकार मैंने जब बोल दिया कि वो काफ़ी सही है और अब उनका डिस्चार्ज का प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? और वो अपने नर्सेस से बोलता है कि जल्दी से पेशेंट का सामान पैक करने में इनकी मदद करो और इन्हें यहाँ से निकालो। और भाई सन भी एकदम गुस्से में होता है और उसकी मॉम उसे समझा रही होती है सन को कि सन प्लीज़ तुम यहाँ पे लड़ाई मत करो, हमें यहाँ से मतलब चले जाना चाहिए। जब ये कह रहे हैं कि अब मैं ठीक हूँ तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर डॉक्टर बोलता है हाँ यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तुम काफ़ी सही हो गई हो तो ये तो मैं यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर यह है कि इसे समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तुम्हारी मॉम सही हो चुकी है और वो फिर बेफालतू में रिसोर्सेज का क्यों यूज़ कर रही है, जबकि किसी और पेशेंट को भी इसकी ज़रूरत हो सकती है। और भाई सन तो हमारा सुन ही नहीं रहा था और वो टेबल पे एकदम ज़ोर से हाथ मारता है और उसके हाथ में वो जो नाइफ था जिससे भाई वो अभी सेब काट रहा था, उससे इतना गुस्सा आने लगता है कि वो डॉक्टर को थोड़ा सा नाइफ क्या दिखाता भाई। डॉक्टर तो भाई एकदम गुस्सा हो जाता, बोलते कि अब भी मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ, तुम यहाँ पे नाइफ कैसे दिखाना चाह रहे हो? और भाई उसकी मॉम सन को समझा रही थी कि बच्चे तुम्हें यहाँ पे लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी हमें यहाँ पे बेफालतू के पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। वैसे भी अब तो मैं काफ़ी सही हूँ ना, तो हमें यहाँ पे बेफालतू के लड़ाई झगड़ा मोड़ नहीं लेना चाहिए। जितना मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ उससे ज़्यादा तो मैं पक्का घर पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी। तो भाई हमारा सन भाई अपनी मॉम को वहाँ पे आराम से बैठाता और बोलता कि मॉम आप इसकी चिंता मत करिए, आपकी अभी अभी सर्जरी है, आप बिल्कुल आराम से बैठिए और मैं अभी किसी से बात करके आता हूँ। और डॉक्टर भी बोला था कि हाँ देखो तुम्हारी मॉम में कितनी ज़्यादा अक्ल है, तुम्हें भी कुछ सीखना चाहिए छोटे बच्चे इनसे। और वो डॉक्टर अपने नर्सेस से बोल रहा होता कि जल्द से जल्द यहाँ पे सारा का सारा क्लीन अप करो सब कुछ, और यहाँ पे मैं गरीबी का एक भी अंश नहीं, एक भी टुकड़ा नहीं देखना चाहता गरीबी का। भाई अच्छा, मैं तो अभी तक डॉक्टर को यार भला आदमी समझ रहा था, देखो अब इसने थोड़ी करी ना विलन वाली बात। और भाई सन को एकदम गुस्सा आ जाता है एकदम मुट्ठी बना के, और वो अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी आप एप्पल वेस्ट मत कीजिए, पहले आप एप्पल खा लीजिए उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं, और वैसे भी मुझे यहाँ पे तब तक किसी से बात करनी है। और तब वो रूम से बाहर जाने लगता है और उसकी मम्मी उसे बता रही होती कि तुम यहाँ पे किसी से पंगा वंगा मत ले लेना बेफालतू में। तो सन समझा के जाता उन्हें कि मम्मी आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं किसी से भी पंगा नहीं लूँगा। और तभी उस डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जो एक अलग रूम में होता है और भाई वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि मैम मतलब सर मैंने आपके फ्रेंड के लिए यहाँ पे एक रूम खाली करवा दी है और इसलिए आप अब जल्द से जल्द यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। और भाई ये डॉक्टर का नाम हमें तब बताया जाता है, ये होता है चीफ फिजिशियन होता है ऑफिस का, ठीक है। और वो उन्हें बता रहे थे कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, यहाँ पे सबकी बेस्ट फैसिलिटी, सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और वैसे भी एक छोटे से मतलब घाव को भी ठीक होने में 100 दिन तक भी लग सकता है, तो आप यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाइए। और वो जिससे बात कर रहा होता है ना, और वो और कोई नहीं भाई हमारे सन का ही वो चचेरा भाई होता है, मतलब कज़न ब्रदर। और वो उससे बोल रहा था डॉक्टर से, डॉक्टर आपने तो काफ़ी अच्छा काम करा और काफ़ी जल्दी भी। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स मैंने जल्दी काम करा, क्योंकि आप भी अकेले थोड़ी हो, वो इतना गरीब आदमी वैसे भी वो कहाँ से इस हॉस्पिटल का बिल पे कर पाएगा, और जितना भी उसने अभी तक बिल करा है मुझे पता है कि वो आपकी कृपा की वजह से हुआ है, और आपसे ज़्यादा जेनरस तो कोई हो ही नहीं सकता। और अब आप जब आपने बोला है तो फिर मुझे तो उसे हटाना ही पड़ेगा ना। पिछले महीने के जो बिल के पेमेंट्स थे वो भी उन्होंने डिले, इतने ज़्यादा डिले कर दी थी कि वो भी आपने कवर करा वो कॉस्ट, तब जाके हमने उन्हें मतलब वो दिया, इलाज कराया तब जाके तो उनका। और अगर वो अब यहाँ पे और ज़्यादा दिन यहाँ पे अपना इलाज करवाएंगे तो उनका बस उधार ही बढ़ता जाएगा, यहाँ पे उन्हें रख के तो कोई फ़ायदा है नहीं।
सो सन का भाई बोलता कि हाँ हाँ मैं समझ गया, और वैसे भी आपने इतना बड़ा काम करा है तो मुझे आपको एक ट्रीट तो देनी चाहिए एज अ थैंक्स। और तभी वो फ़ोन काट देता है और वो अपने मन में सोच रहा था कि हाँ, वो मेरे से पंगा लेने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार वो मेरे से पंगा कैसे ले सकता है। और तो भाई डॉक्टर के हाथ में भाई एक लिफाफा होता है, समझ जाओ क्या ये होगा लिफाफे में, है ना। और ये सब भाई बाहर से सन भी देख रहा होता है, तो और उसे पता लग जाती है अच्छा तो इसे यहाँ पे भाई पूरा का पूरा रिश्वत दी गई है ये सब करने के लिए, तो ये पैसों से ये सब कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं पैसों की पावर कितनी होती है आखिरकार। और वैसे भी मनी कुछ भी कर सकता है, तो अब मेरे भी टाइम आ चुका है कि मनी को अच्छे से थोड़ा यूज़ करा जाए। और तभी भाई हमारा सन कहाँ चले जाता है, भाई सीधा हॉस्पिटल के डायरेक्टर के रूम पे चले जाता है। और भाई वहाँ पे डायरेक्टर बोल रहा था कि आखिर तुम हो कौन और तुम अंदर कैसे आ गए। सो हमारा सन बोल रहा था कि मैं एक आम सा पेशेंट हूँ जो कि यहाँ वहाँ घूम रहा था। सो डॉक्टर बोलते कि अगर तुम बीमार वगैरह हो तो पहले रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाओ, ना कि यहाँ पे हम यहाँ पेशेंट को नहीं देखते हैं, ये डायरेक्टर का ऑफिस है। सो भाई हमारा सन जाता है एकदम शांति से भाई एक मतलब सोफे पे बैठ जाता है और उससे बोलता है कि डायरेक्टर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मैं यहाँ बेफालतू में नहीं हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग डोनेट करना चाहता हूँ इस हॉस्पिटल को। और भाई ये सुन के तो भाई पहले बिल्कुल भी शौक नहीं होता डॉक्टर, है ना। पर फिर उस अचानक से क्या तुम क्या कहा तुमने, एक बार फिर से क्या ना, तुम एक बिल्डिंग देना चाहते हो। और फिर वो शौक हो जाता है, क्या तुम जानते भी हो एक बिल्डिंग को डोनेट करने की क्या कॉस्ट हो सकती है, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा भी है। और वो अपने मन में सोच रहा है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा यंग मैन है, इसके जो पूरा का पूरा आउटफिट है वो भी 200 युआन के आसपास का है, और ये बिल्डिंग डोनेट करना चाहता है, ये पक्का से मजाक कर रहा है। तो सन बोलते कि नहीं आप इसकी चिंता मत करिए, मैं वैसे भी पूरा प्रोसेस जानता हूँ ये कैसे करना है, तो आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और फिर हमारा सन हमें थोड़ा सा बता रहा था कि वैसे भी ये जो काउंटी है काफ़ी ज़्यादा छोटी काउंटी है, तो इसलिए यहाँ पे एक बिल्डिंग भी बहुत सस्ती मिल जाती है, बस 1 मिलियन युआन के आसपास तक की एक मतलब बिल्डिंग मिल जाएगी, जो कि एक कुछ भी नहीं है, एक बाल्टी पानी के समान है मेरे आगे। तो सो हमारा सन उससे बोल रहा था कि मैंने देखा आपके हॉस्पिटल में वैसे भी ज़्यादा कुछ खास बेड्स वगैरह नहीं है और ना ही कुछ खास फैसिलिटी है, और इसलिए यहाँ पे इनफ रूम्स भी नहीं है ताकि वो पेशेंट की हेल्प कर सके, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग डोनेट करना चाहता हूँ। सो उसे बताते कि आखिर मैं डोनेट क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे जो भी पेशेंट भाई मतलब जिनका भी सर्जरी वगैरह होती है उनको बिल्कुल भी भाई तुम यहाँ पे बिल्कुल भी रेस्ट वगैरह नहीं करने देते यहाँ पे आफ्टर सर्जरी, उन्हें सीधा डिस्चार्ज वगैरह कर देते हो। और इसलिए तो मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग देना चाहता हूँ ताकि तुम किसी को भी ऐसे बेफालतू में वहाँ से ना निकालो। सो हमारा सन ही उसे बता रहे थे कि वैसे भी ये पूरी की पूरी करप्ट प्रैक्टिस है और मैं चाहता हूँ कि ये सारा का सारा बंद हो। और भाई हमारा डायरेक्टर जो होता है हॉस्पिटल का वो भी ये सुन के तो एकदम गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, आखिर तुम इतना बड़ा एलिगेशन कैसे लगा सकते हो हमारे हॉस्पिटल पे कि किसी भी पेशेंट का जब इलाज होता है उसके बाद हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा प्रावधान है कि उसको पूरा रेस्ट मिल सके हमारे हॉस्पिटल में जब तक कि वो फुल्ली रिकवर नहीं हो जाता, और तुम ये बेसलेस से एक्सक्यूज़ बना के हमारे हॉस्पिटल की बदनामी कर रहे हो। तो भाई हमारा सन भी उसे पूरी राम कहानी बताने लगता है कि भाई मुझे तो लगता है भाई डीन को भी इस हॉस्पिटल के बारे में अभी तक कुछ खास पता नहीं है। और फिर भाई उसे बताने लगता है कि कैसे यहाँ पे कुछ सर्जन्स है जो कि भाई यहाँ पे मतलब काला पैसा ले ले, काला धन, और उसके चक्कर में यहाँ पे जो पेशेंट्स की अभी अभी सर्जरी उन्हें हॉस्पिटल से निकाल रहे हैं और अपने स्पेशल कनेक्शंस वालों को बेड दे रहे हैं ताकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो सके। तो मैंने लगता कि ये बिल्कुल गलत है। तो भाई डीन को तो एकदम गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब, मेरे को पूरे 10 साल से ज़्यादा हो गए हमारी काउंटी के सारे हॉस्पिटल्स को, और मेरे पूरे 10 साल के करियर में मैंने आज तक ऐसा हमारी काउंटी में कभी भी नहीं देखा। और वैसे भी पूरे का पूरा मतलब ब्राइब वगैरह लेना हमारे हॉस्पिटल में पूरा का पूरा बैन है, और हमारा कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करता बिल्कुल भी। फिर हमारे सामने से बताते कि अभी मेरी मम्मी की एक मेजर सर्जरी हुई है और जिसकी अभी कल ही सर्जरी हुई है और उन्हें रिकवरी का भी मौका नहीं दिया जा रहा और उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया है, वो भी ज़बरदस्ती उस फिजिशियन डॉक्टर की वजह से। और उसने पूरा का पूरा हमारा कमरा खाली करा दिया किसी स्पेशल पेशेंट के लिए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो अगला पेशेंट है उसको तो सिर्फ एंकल में थोड़ा सा दर्द हो रहा है और उसे सिंपल ट्रीटमेंट से भी उसका काम चल जाएगा, पर उसके लिए पूरा का पूरा रूम खाली करा दिया गया है।
सो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तुम अपने मन से कुछ भी कहानी बना दे रहे हो। जहाँ तक मुझे पता है कि हाँ, हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, पर हमारे यहाँ पे तुरंत कभी भी किसी को डिस्चार्ज नहीं करा जाता जब तक उसकी प्रॉपर रिकवरी ना हो जाए। हमारे यहाँ पे पूरे स्ट्रिक्ट कानून है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर भाई पेशेंट जो है अपने ऊपर पूरी की पूरी लायबिलिटी लेना चाहे, तब जाके हम उसे छोड़ते हैं और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह साइन होता है कि भाई अगर इन्हें कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए हॉस्पिटल बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और भाई वो एकदम गुस्से में ये बातें कह रहा होता है। और भाई हमारा सन भी कहाँ कम था, तो वो भाई अपना सामने से भाई एक रिकॉर्डिंग भाई डीन को देता है कि ये रिकॉर्डिंग है, पहले ये रिकॉर्डिंग तो सुन लो। और जब भाई डीन वो रिकॉर्डिंग सुनता है भाई, उसके भी थोड़े से तो हाव भाव बदल जाते हैं। और फिर वो उससे बोलता है कि ये तो पक्का तुमने अपने उससे बनाया होगा कोई ना कोई, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे भी ये रिकॉर्डिंग पक्का फेक है, ऐसा हमारे हॉस्पिटल में कुछ हो ही नहीं सकता। और हमारा सन मन में सोच रहा था कि ये पक्का यहाँ पे सारी चीज़ें तो कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर भाई हमारा सन भाई ऐड में बोलता है कि हाँ, शायद ये रिकॉर्डिंग पक्का फेक हो सकती है, पर मैं जो बिल्डिंग देने की बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल भी फेक नहीं है। तभी भाई हमारा सन एक फ़ोन घुमाता है, और भाई वो फ़ोन घुमाता है भाई मिस्टर कांग को, जो कि इंजीनियर है कांग कंस्ट्रक्शंस के। और भाई उनसे एक बिल्डिंग की मांग करता है कि मुझे एक बिल्डिंग चाहिए जो कि मैं हॉस्पिटल को गिफ्ट करना चाहता हूँ। और भाई वो ऐसे ही उसको समझा रहा था मिस्टर कांग को कि ऐसे ऐसी है। सो डॉक्टर सोच रहा था कि ये पक्का से एक्टिंग कर रहा है, आखिरकार कोई बिल्डिंग है, वो कोई ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है जो कि वो ऐसे ही देने की बात कर रहा है। और सन को भी ये पता लग जाता है कि हाँ, ये मुझे फेक समझ रहा है। सो फिर वो बोलता है कि अच्छा हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कोई बिल्डिंग है, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ है जो आसमान से गिर के ज़मीन पे आ जाए। तो इसलिए भाई वो फ़ोन ही भाई एकदम डीन की तरफ बढ़ा देता है कि लीजिए डीन साहब, आप बात कर लीजिए मिस्टर कांग से। सो भाई पहले तो डीन ले नहीं रहा था वो फ़ोन, पर भाई हमारा सन बोलता है कि ये बस 2 मिनट की बात है, तुम 2 मिनट तो यहाँ पे दे ही सकते हो, वैसे भी ये पूरी की पूरी एक बिल्डिंग की बात है, तुम इतना हल्के भी मत लो इसे। और तभी भाई गुस्से में भाई डीन उसके हाथ से फ़ोन लेता है और भाई फिर उससे बोल रहा था हेलो डीन। तो फिर डीन उससे इंट्रोडक्शन देता है कि हेलो, मैं डीन बोल रहा हूँ काउंटी हॉस्पिटल का। भाई सामने से आवाज़ आती कि हेलो डीन लियो, क्या ये आप हो? और भाई उसकी आवाज़ भाई डीन पहचान जाता है, क्या ये सच में इंजीनियर कांग की वॉइस है? और भाई मिस्टर कांग उससे बोल रहा था कि हेलो डीन लियो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, तुम्हें एक फ्री की बिल्डिंग मिल रही है, तुम तो कितने ज़्यादा लकी हो। भाई डीन उसकी आवाज़ समझ जाता है और भाई एकदम से बोलता है हाँ हाँ, मैं समझ गया मिस्टर कांग, मैं अभी के लिए फ़ोन रखता हूँ। भाई डीन समझ जाता है कि भाई ये इसका प्रोफाइल भले ही लो है, पर ये अमीर काफ़ी है ये बंदा, इसलिए बिल्डिंग देने की बात कर रहा है। तो हमारा सन मुझसे बोलता है कि अब तुम्हें यकीन हो गया कि मैं जो भी बोल रहा था वो सही था, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग भी सही थी, और जो मैं बिल्डिंग देने की बात बोल रहा हूँ वो भी सब सही था, वो उनमें से एक भी चीज़ फेक नहीं थी। सो डीन उसे समझाता है कि आपने जो रिकॉर्डिंग दी, एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग भी पूरी सफिशिएंट नहीं है, पूरा का पूरा एविडेंस उसे माना नहीं जा सकता। और भाई ये सुन के तो भाई हमारा थोड़ा सा भाई सन का भी मुंह बन जाता है। तो वो बोलता है कि अच्छा, तो मुझे लगता है एक बिल्डिंग काफ़ी नहीं है, तो कैसा रहेगा कि मैं आपको 2 दे दूँ? और भाई डीन एकदम शौक में, क्या 2 बिल्डिंग? हमारा सन उसे समझा रहा था कि मेरी और कोई भी विश नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो भी हॉस्पिटल के साथ जो भी बेकार काम कर रहे हैं, जो भी ऐसा ब्राइब वगैरह ले रहे हैं, उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिस चल रही है हॉस्पिटल में, उन सारे के सारे को तुम एडमिट करो और उन सभी को कड़ी से कड़ी सज़ा दो। और तभी वहाँ से सन जाने लगता है और डीन बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर डीन पूछता है कि वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सो हमारा सन बोलता है कि यार नाम में क्या रखा है, वैसे भी मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और अगर तुम मेरा नाम जानना नहीं चाहते हो तो फिर अगर इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा नाम, तो फिर तुम ये समझ जाओ मैं मैसेंजर हूँ जस्टिस का। और फिर भाई जैसे ही सन वहाँ से निकलता है तो भाई अगले ही पल भाई डीन भाई फ़ोन उठाता है और एक फ़ोन मिलाने लगता है और उससे बोलता है कि जल्द से जल्द मेरे रूम पे आओ। और उससे बोलता है कि जल्द से जल्द मेरे रूम पे जितने भी अभी के अभी डिस्चार्ज होने वाले जितने भी पेशेंट हैं, उन सभी की रिपोर्ट लिस्ट यहाँ पे लेके आओ, जिनकी अभी अभी सर्जरी हुई है और उन्हें तुम डिस्चार्ज कर रहे हो। भाई सब कुछ तो डीन को पता ही चल गया था। तो भाई वो इसने जिसको फ़ोन करा था वो भाई डॉक्टर के पास पहुँच जाती है और बोलती है कि डीन आपको बुला रहे हैं आपके अपने रूम पे। सो भाई वो वहाँ पे जाता है और भाई वो एकदम घुटने पहुँचता है और हमें पता लगता है कि भाई डीन जो होता है भाई उससे वहाँ से निकाल रहा होता है उसके हॉस्पिटल से। और भाई वो रिक्वेस्ट कर जाता है, प्लीज़ डीन प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालिए मत, मेरे बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं मेरे घर पे, मेरे बच्चे हैं जिन्हें मुझे सपोर्ट करना है, प्लीज़ मैं ये जॉब खो नहीं सकता, प्लीज़ डीन।
और हमारा डीन उसे बता रहा था कि तुम्हारे जैसे डॉक्टर की यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है जिसके पास बिल्कुल भी मेडिकल एथिक्स नहीं है, और तुम एक छोटी मोटी जॉब ढूंढो पूरे हॉस्पिटल में और वहीं कुछ करो। यहाँ पे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, पूरी काउंटी में यहाँ से निकल जाना वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। और भाई हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है भाई सन के कज़न ब्रदर का सीन। और भाई उसकी बंदी मतलब उससे बोल रही थी कि हाँ नहीं वैसे भी हम काफ़ी ज़्यादा राइज हो रही है हमारी फैमिली, सो क्यों ना हम एक हाउस ख़रीद ले सिटी में। तो वो बोलता कि हाँ हम जल्दी ख़रीद लेंगे वैसे भी। और तभी भाई उसका गेट खुलता है, उसके घर का कोई ज़ोर से गेट खोलता है और वो बोल रहा होता है कि भाई मैंने तुम्हें पहले ही बोला था और तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस है और तुमने किसी डॉक्टर को ब्राइब भी दिया है, पर आज जब मेरी वाइफ वहाँ पे गई तो उसे वहाँ से धक्के मार के हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और जितना मेरी वाइफ इंजर्ड थी उससे भी ज़्यादा इंजर्ड हो गई इसकी वजह से। और भाई वो तो एकदम शॉक हो जाता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है आखिरकार। सो फिर वो उससे बोलता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कि शायद वो आपको जानते नहीं थे कि आप मेरे भाई है, मैंने आपको भेजा है, तो शायद इसकी वजह से ये सब हुआ, प्लीज़ मुझे एक कॉल करने दीजिए। और तभी वो डॉक्टर ली को कॉल मिलाने लगता है और जब वो कॉल मिला रहा होता है भाई पर उसका नंबर लग ही नहीं रहा होता और वो अनअवेलेबल बता रहा होता है। तो तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है भाई सन के कोर्टयार्ड का सीन, मतलब सन के घर के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई वो और उसकी मॉम होती है और बाकी सारे हॉस्पिटल के लोग भाई इक्विपमेंट्स लेके उसके घर के अंदर जा रहे होते हैं। सो उसकी मॉम उससे बोल रही होती है सन की मॉम की भाई तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें यहाँ पे केयर टेकर वगैरह रखने की क्या ज़रूरत थी, और ये सारे इक्विपमेंट्स ये पक्का से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। सो हमारे सन उन्होंने समझा था कि मॉम आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये सारी के सारे जो भी है इसका बिल पूरा का पूरा हॉस्पिटल देगी, हमें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी उनकी वजह से मतलब हमें इनकन्वीनियंस हुई थी उसकी वजह से वो सब कर रहे ताकि हम उनका कंप्लेंट वगैरह ना करें, और आप यहाँ पे बिल्कुल बिना टेंशन के यहाँ पे रह सकते हैं। तो उसकी मॉम मान जाती है और बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। हमारा सन मन में सोच रहा था कि वाह इतना सब कुछ करके भाई बिल्कुल भी कुछ ना दिखाना, ये तो कितना ज़्यादा कूल है, एकदम सुपर हीरो की तरह। और तभी भाई कोई चिल्लाते हुए वहाँ पे आता है और भाई ये और कोई नहीं भाई हमारा सन का भाई कज़न ब्रदर होता है जो कि भाई चिल्ला रहा होता है उस पर और बोलता है कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। वो हमारे सन पे चिल्ला रहा होता है और बोल रहा था कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारी बस मैंने इतनी मुश्किल से तो हम अपने ब्रदर के लिए हॉस्पिटल में एक बेड अरेंज करवाया था, वो भी 10,000 युआन ऐसा ब्राइब देके, और यहाँ पे तुम आखिर तुम्हारी वजह से हो क्या रहा है, तुम्हारी वजह से सब कुछ यहाँ पे बिगड़ गया। सो भाई उसकी माँ बोल रही थी आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारा सन मन में सोच रहा था कि अभी तुमने एडमिट कर लिया गधे कहीं के, पूरा का पूरा अपना ब्लेम। तभी हमारा सन बोलता कि अच्छा वो तुम थे जिसकी वजह से मेरी मम्मी को यहाँ से सर्जरी के तुरंत बाद यहाँ से निकालने की कोशिश करी जा रही थी। तो बोलते कि अरे मेरा ऐसा कुछ तो कहने का मतलब नहीं था। सो बोलता कि तुम ज़्यादा बहस मत करो मुझसे और तुम ऐसे बेफालतू के मैटर को कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। तो हमारा सन उसे बताते कि वो तो अच्छा कि डायरेक्टर लू वहीं पे थे तब और उन्होंने पूरा का पूरा करप्शन पकड़ लिया और इसलिए उन्होंने हमें कंपनसेशन के रूप में इतना सारा इक्विपमेंट वगैरह हमारे घर पे भेजा है। और वो भाई हमारे सन को सुना रहा होता है एकदम भयंकर कि तुम जैसे गधे को क्या पता कि मुझे कितना ज़्यादा मेहनत लगी उनके साथ, मतलब उनके साथ पूरा का पूरा अपने कनेक्शंस बनाने के लिए, और उन्हीं की वजह से मुझे यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के, और एक तुम हो। और हमारा सन बोलता है कि ये जो तुम भी बता रहे हो ये पूरा का पूरा नॉनसेंस है एकदम, और वैसे भी ये तो तुम्हारा ही कहना था ना कि जो तुम्हारा बिग बॉस है वो तुम मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं 1 साल के, और तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम मेरे जैसे एक गरीब से हार गए। आखिरकार ये ऐसा कैसे हो सकता है। और तुमने तो कहा था कि वैसे भी मैं महीने का 5,000 युआन से भी ज़्यादा कम कमाता हूँ और कुछ इंचेस के घर में रहता हूँ, और वो भी सिटी में जहाँ का रेंट इतना ज़्यादा हाई है, और मैं तो तुम्हारी फैमिली के पिग साफ करने वाले से भी कम कमाता हूँ ना। सो अब तुम यहाँ पे इतना जाके यहाँ पे क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो। और तब उसकी बोलते बंद हो जाती कि तुम। सो बोलता कि हाँ क्या मैं क्या, और ये शायद पूरा का पूरा कर्म ही है जो कि तुम पे लौट के आ रहा है, तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें तुम पे आखिरकार लौट के आ रही है। कुछ लोग तो इतना भाई गंदे पैसे का यूज़ करते हैं कि भाई ताकि सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे फेवर में हो, पर असल में ऐसा होता नहीं हमेशा। सो बोलते कि हाँ तुम तो सिर्फ बोल ही सकते हो, बोलने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। सो तभी हमारा सन भाई अपनी मम्मी को लेके वहाँ से जाने लगता है, और तभी भाई उसकी मॉम बोल रही होती कि क्या ये हमारी वजह से इतना ज़्यादा गुस्से में था क्या, और हमें उससे पंगे बिल्कुल भी लेने नहीं चाहिए वैसे भी। तो हमारा सन समझा रहा था कि नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारी वजह से नहीं था।
और तभी भाई इसका जो कज़न ब्रदर तो वहाँ से गुस्से में जा ही रहता है, और तब वो देखता है भाई एक गाड़ी को, तो उस गाड़ी को देख के सोचता है कि अरे ये तो मिस्टर कांग की गाड़ी थी ना शायद। पर वो अरे यार मैं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ कुछ, वैसे भी वो इतने ज़्यादा छोटे से एरिया में यहाँ पे क्यों आएंगे, वो भी इस एरिया में। मैं पक्का से कोई कुछ बेफालतू वही सोच रहा हूँ। और वो भाई वो असल में मिस्टर कांग ही होता है, जो कि भाई हमारे सन के घर पे जाता है और उसे थैंक यू भाई। इसकी मॉम तो देख रही होती है और वो थोड़ा सा शॉक होती है, पर भाई हमारा सन भाई उसे झूठ झूठ बोलने लगता है, अरे ये मैनेजर कांग है जो कि इतने ज़्यादा बढ़िया है, जब मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तब यही मुझे हेल्प करने के लिए आए थे, और ये इतने ज़्यादा जेनरस है, ये तो मेरे बॉस की तरह एकदम। और भाई मिस्टर कांग भी एकदम से शॉक हो जाता है, और मिस्टर कांग भी भाई इसकी हाँ में हाँ मिलाया जा रहा होता है एकदम से। मिस्टर कांग समझ जाता है कि भाई ये पूरी की पूरी अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है अपने घर वालों से, ताकि इसे आगे जाके कुछ खास प्रॉब्लम्स ना हो। तो वो अपनी मॉम को भाई तब तक बाय बाय कह के जाने लगता है कि मॉम मुझे मिस्टर कांग से थोड़ी बहुत बात करनी है, सो प्लीज़ तब तक के लिए आप मेरा इंतज़ार करना। और वो मिस्टर कांग के साथ चले जाता है। तो हमारा भाई सन उसे समझाने लगता है, मिस्टर कांग मैं यहाँ पे कुछ अपनी बड़ी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, तो वरना मेरे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मिस्टर कांग बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी पूरी की पूरी बात। मिस्टर कांग भी अपने मन में सोच रहा था कि कितना बढ़िया बंदा है, अपनी वेल्थ का बिल्कुल भी शो ऑफ वगैरह नहीं करना चाहता। तो मिस्टर कांग उसे बोल रहा था कि आपने जो मेरे से काम करने को बोला था वो मैंने एक्चुअली कर दिया है। ऐसा बोलता कि वाह मिस्टर कांग आप तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है काम करने में। तो बोलता कि नहीं ये तो मेरी ड्यूटी थी आखिरकार ये काम करना। और भाई तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें भाई सन का भाई का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था कि हेलो मिस्टर जाओ, को ज़रा आपसे बात करनी थी वो रोड रिपेयर्स के बारे में जिसका कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे देने वाले थे। सो सामने से बंदा बोल रहा था कि नहीं अरे इस बारे में अब मुझे कोई भी बात नहीं करनी है, और मैं नहीं चाहता कि इसमें आप बिल्कुल भी इन्वॉल्व हो। तो उसे बोल रहा था कि अब तुम्हें उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब उसमें मैं तुम्हें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। और वो एकदम शॉक हो जाता है, क्या? वो इतना शॉक हो जाता है वो अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगाता है। उससे बोल रहा था कि पर हमारी तो पहले ही बात हो चुकी थी, हमने तो पहले ही सब कुछ कर लिया था, हमने वर्कर वगैरह भी इन्वॉल्व कर लिए थे, आखिर अब उनका वेजेस वगैरह कौन पे करेगा। सो उससे बताते कि नहीं अब नए रेगुलेशंस वगैरह आ चुके हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी कंपनी पूरी की पूरी क्वालिफाई नहीं है भाई इन रेगुलेशंस के लिए। सो इसलिए मैं इसमें तुम्हें इन्वॉल्व नहीं कर सकता, और अभी के लिए इतनी, अभी मेरे को कहीं जाना है तो मैं तुम्हें ये सब बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और भाई वो फ़ोन काट देता है, और वो भाई अपने मन में सोचते थे कि आखिरकार इसने मिस्टर कांग को ऑफेंड कर दिया, तो अब इसका कोई भी चांस नहीं बनता मैं इसे कोई भी ऑफ़र वगैरह दूँ। और भाई ये वाली सीरीज़ नहीं, मतलब ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म। सो जब नए चैप्टर्स आएंगे तब मिलेंगे आखिरी में। सो तब तक ले सी यू, सायोनारा।